और बाइनरी फिजन, दो तरीके के फिजन होते हैं। देखो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अमीबा अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर दो पेरेंट बनेंगे, ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो मल्टीपल डिवीजन करता है, ठीक है। सेम टाइम पर ही वो मल्टीपल डिवीजन करेगा। ये टूट के ऐसे ही बनाएगा बेटा, ये टूट के ऐसा ही बनाएगा, ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम के साथ ऐसा नहीं है। तो बाइनरी फिजन में एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो अलग डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जबकि जबकि आपका जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे में एक साथ बहुत सारे आपके स्पीशीज देता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है। अब ये तो मैंने बोल दिया। अब फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस होते हैं और ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस में मल्टीपल डिवीजन का ऑकरेंस होता है। बाइनरी डिवीजन तब होगा, फिजन तब होगा जब कंडीशंस हमारे फेवर में रहते हैं, मतलब उनके फेवर में रहते हैं, ऑर्गेनिज्म के फेवर में रहते हैं, जबकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बाइनरी फिजन का अमीबा है, पैरामीशियम है, जबकि मल्टीपल फिजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। इसके बाद देखो, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अगर वो स्पोर्स है वो तो कैसे प्रॉपर वो डीएनए कॉपीड ही रहता है। हाँ, मतलब इसको डीएनए कॉपीड सब में होगा। प्रॉपर का मतलब क्या है कि इसमें जो आपका एक तो ये सबसे पहले बोलोगे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है। दूसरी चीज़ आप ये कहोगे ना कि जो स्पोर्स होते हैं वो टाइनी स्फेरिकल और जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसमें रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल रहती है। अब और ये वॉल जो है ना, अगर जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म को हमेशा फेवरेबल ही कंडीशंस मिले, अनफेवरेबल कंडीशंस भी रह सकती है। तो ये क्या करेगा कि वो जो हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल है वो उसको सेव करके रखेगा, ठीक है। और वो तभी फूड के जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट यानी कि उगने, अपना रिप्रोडक्शन वाला प्रोसीजर करेगा, तभी करेगा जब उसके पास फेवरेबल कंडीशंस होती है जो उसको बेनिफिट करती है, ठीक है। सो दैट्स वाई स्पोर्स जो होते हैं बेनिफिटेड कैसे होंगे रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि स्पोर्स जो होते हैं टिनी स्फेरिकल होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी में ही कंटेन होते हैं और हार्ड कवरिंग से कवर होते हैं, और ये हार्ड कवरिंग उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल होता है वो तब जाकर जर्मिनेट करने लगते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन? बाप रे। अब देखो, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स तो रीजनरेशन नहीं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है कि जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके भीतर का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा सेल बाय सेल का, वो भी तो कॉम्प्लेक्स होगा, वो कोई सिंपल सा थोड़ा ना होगा। और जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही तरह के सेल्स हो, उसमें और भी तरह के सेल्स होंगे, स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनिज्म होगा, स्पेशलाइज टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो रीजनरेशन में क्या होता है, बॉडी टूट जाती है लेकिन फिर से वो ऐसा ग्रो करती है ना रीजनरेशन प्रोसेस में। तो ये मल्टी ऐसे करने से कैसे चलेगा? हाइड्रा में देखा था ना रीजनरेशन हो रहा है, बडिंग। हाइड्रा में बडिंग देखी थी, हाइड्रा में बडिंग देखी थी ना, और प्लानेरिया भी देखा था। प्लानेरिया देखा था ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, नीचे वाला भी ग्रो किया, बीच वाले में ऊपर नीचे दोनों ग्रो किया, और ऊपर का नीचे वाला ग्रो किया, देखा था ना प्लानेरिया में। तो याद रखना है। व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स? क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो अपने कैपेबिलिटी लॉस कर देते हैं वहां से वो ग्रो करने लगता है, अगर जगह हम लोग फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कुछ प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, वाई डीएनए कॉपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो अभी किया। डीएनए प्रोसेसिंग कॉपिंग का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के भीतर, ठीक है। तो उस क्रोमोसोम्स में वो सारे इनहेरिटेंट के फीचर्स होते हैं जो उसके माँ बाप से उसको मिले हैं डीएनए के फॉर्म में। क्लियर? अब जब, और ये सब चीज़ें क्या है, ये सब प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो रिप्रोडक्शन का इवेंट है वहाँ पे डीएनए की कॉपिंग होना, ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ये एक जरूरी काम बोला जाता है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दो अलग चीजें हैं बेटा। अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज पॉलिनेशन, तो बोलोगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा का जो ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। वेयर एज व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन प्रोसेस एंड पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर प्रोसेस। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि fertilization is the fusion process of male and female gametes and forming a zygote,
whereas pollination is a transfer of pollen grains from one anther to the stigma. Okay, it involves only male gametes, it involves both male and female gametes. फर्टिलाइजेशन में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वेयरएज पॉलिनेशन में सिर्फ मेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वही तो एंथर है ना। पॉलिन ग्रेन्स जो है वो छोटे 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 दाने होते हैं ऐसे, इसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने लगे होते हैं ना हिबिस्कस के प्लांट फूल के ऊपर, वही तो है पॉलिन ग्रेन्स। क्लियर। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोजेस्टेड ग्लैंड, ये अच्छा क्वेश्चन है। सेमिनल वेसिकल और प्रोजेस्टेड ग्लैंड का क्या काम होता है, व्हाट इज देयर जॉब? देयर जॉब इज जस्ट टू न्यूट्रिशन प्रोवाइडर का काम करता है स्पर्म्स के लिए। ओके पहला क्या है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपिंग का रिप्रोडक्शन में क्या है। देखो अब अगर मैंने को इसको लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं, पहली बात कि एक से दूसरे में जाएगा, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अपने पेरेंट से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जाएंगे, राइट। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहेगा कि डीएनए कॉपिंग जो होती है रिप्रोडक्शन के दौरान, ये चेंजेस ऑकर ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। अब देखो आप सुने होंगे कि एक ही रिलेशन में ही कहीं कहीं जगह पे शादियां होती है। वाई? बिकॉज ऑफ दे डोंट वांट दैट देयर जीन्स गोज आउट, समझ रहे हो, दे डोंट वांट दैट देयर जीन्स गोज आउट, बट इन सम दे नेवर मैरी इन अ सिंगल वन, मतलब वो एक सिंगल फैमिली में मैरी नहीं करते। तो क्या होता है, इसके अलग जीन से आ रहे हैं डीएनए, इसके अलग डीएनए आ रहे हैं ना। फिर जब उन्होंने उनके जब इनहेरिटेंस का प्रोसीजर होगा, सो दे विल ट्रेड्स को एक दूसरे के फॉलो करेंगे और इसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। नहीं तो अगर वो सेम 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 करता तो उसमें तो चेंजेस आते नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप ये कहोगे पहला तो वो पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टरिस्टिक का अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और दूसरा बोलोगे कि जो रिप्रोडक्शन होगा तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, बोथ द पेरेंट्स से इनहेरिटेंस ट्रेट्स आएगा। क्लियर। तो उसमें कुछ इसके इसके कारण कुछ जेनेटिकल वेरिएशंस आते हैं जो कि स्पीशीज के इवॉल्व होने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पीशीज़ के इवोल्यूशन के लिए ये दो अलग अलग से जीन्स डीएनएज आके वो डिफरेंट एक वेरिएशंस लाते हैं। क्लियर, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, वाई वेरिएशंस आर बेनिफिशियल टू द स्पीशीज। ठीक है, अब ये क्यों बेनिफिशियल ही है स्पीशीज़ के लिए, वेरिएशन होगा तो आपको और ज़्यादा इवॉल्व स्पीशीज़ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर आपका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है हैबिटेट्स में, निचेस में। क्लियर है। और फिर जो रेस्ट्रिक्शन होता है, स्पीशीज़ जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं एक ही जगह पे रहेंगे वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो वेरिएशंस आते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत एनरिच्ड हो जाती है। ये सारी चीज़ें तो वेरिएशन होंगे तभी तो हो पाएगा ना, ये सारी चीज़ें वेरिएशन होंगे तभी तो हो पाएगा। अब नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो सिंगल सेल ही एनिमल्स आज तक नहीं जिंदा रहते, होता तो है ना वेरिएशंस, तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी गुड। फिर देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अब देखो क्या है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब ये बोल रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स में क्या क्या चेंज आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो जो एक एडल्ट्स में चेंजेस होते हैं वही चेंजेस आपके चाहे फीमेल्स हो या मेल्स हो, दोनों जो किड्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं, उनमें वो चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपका जो हेयर ग्रोथ होगा प्यूबिक रीजन में, आर्म पिट्स में हो जाएंगे, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, हिप्स आपके ब्रॉडन होना स्टार्ट हो जाएंगे, देन द इंटायर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जस्ट ऑल द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सच एज यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब enlarges, सारी चीज़ें प्रॉपर शेप में आएंगी, then the pelvic region widens and menstruation and ovulations also starts. So these are the very important characteristics start growing in the puberty age. Similarly in males also, similar characteristics in males that recognize the males in their puberty age, just like उनकी height, उनका voice, clear, everything start according to that in their puberty age. Next question, how does embryo get nourishment inside the mother's body? प्लानसेटा, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, और ये सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा चुका है, बिकॉज नाउ डेज प्लानसेटा के ऊपर जागरूकता बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, इस वजह से ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियसली और आने के चांसेस भी है। क्या कहता है कि जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है यूट्रस में, उसमें क्या, वो तो एक लिविंग बॉडी है, राइट। सो लिविंग बॉडी विल डू सम ऑफ द एक्टिविटीज, राइट। उसे भोजन भी चाहिए, उसे नरिशमेंट भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, तभी तो सारे ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। तो मदर्स ब्लड से क्या होता है कि एक स्पेशल टिश्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लानसेटा। ठीक है, अब ये क्या होता है, डिस्क-लाइक टिश्यू होता है जो डेवलप करता है यूट्रिन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में। ठीक है, जैसे ये यूट्रिन वॉल है तो यहाँ पे ये आएगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है।
पूरा ब्लड का। और ये आपके जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके नाभि से एम्बाइकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर। अब ये मदर जो जो फूड खाती है वो सारे फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से बॉडी में ब्रेक होता है और स्मॉल पार्टिकल्स में, और जो न्यूट्रिशन डेवलप होता है वही मदर के ब्लड स्ट्रीम से एक्सचेंज हो जाता है फीटस के ब्लड में, और किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। तो इसका मतलब जो न्यूट्रिशन है वो मदर्स बॉडी से फीटस के पास कैसे, या डेवलपिंग एम्ब्रॉय के पास कैसे जाती है, तो प्लासेंटा के थ्रू जाती है। क्लियर है ना? हाँ समझ गया। इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो मैंने आपको कॉपर टी का नाम लिया था तब, राइट? कॉपर टी बोला था। फिर मैंने आपको बोला था कुछ एसटीडीज बीमारियां होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं, ये सब नाम लिया था। तो ये क्या पूछ रहे हैं, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज? तो आप क्या बोलोगे? नहीं भैया, कॉपर टी का काम है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बेटा। ये देखो, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन और एसटीडी दो अलग चीजें हैं। एसटीडी डिसीज का नाम है, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि आप कोई भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते, इसका मतलब कॉन्ट्रासेप्शन होता है। तो जो कॉपर टी है वो कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो प्रिवेंट करेगी द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का कोई प्रिवेंशन नहीं करेगी भाई, वो सिर्फ इम्प्लांट नहीं होने देगी, ठीक है। एम्ब्रॉय जो यूट्रस में डेवलप होता है, इम्प्लांटेशन होता है, वो नहीं होने देगी वो कॉपर टी, ठीक है। और ये काफ़ी सेफ मेथड होता है ट्रांसमिशन। जो आप बोलोगे कि अगर फिजिकली हम लोग कोई ट्रांसमिशन, जो एसटीडी के ट्रांसमिशन, एसटीडीज के ट्रांसमिशन को अगर हमें रोकना है, कोई फिजिकल हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, तो कॉन्डम्स आर द बेस्ट, ओके। फिर बहुत सारी चीजें होती हैं बट दिस इज द बेस्ट वन। नेक्स्ट, ये सो कॉन्डम्स आर यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आल्सो एंड फॉर एसटीडीज आल्सो, लेकिन कॉपर टी नहीं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हम लोग एमसीक्यूज पर आएंगे। नेक्स्ट क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स थ्रू प्लेस थ्रू बडिंग। किस में बडिंग होता है? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में और लेशमेनिया में, बताओ किस में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग, बडिंग का मतलब याद करिए, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे छोटा सा ग्रो होता है, फिर वो टूट जाता है और फिर वो अपने इंडिविजुअल में ग्रो करने लगता है। तो ये किसका हो रहा था? हाइड्रा का हो रहा था, हाइड्रा का हो रहा था, और ईस्ट का होता है, ठीक है। हाँ, ईस्ट। तो हाइड्रा और ईस्ट जो होते हैं वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग वाला पार्ट करते हैं। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स? ओवरी, वैस डिफरेंस, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। वैस डिफरेंस ये तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अच्छा, एक चीज और, आपको डायग्राम लर्न करना पड़ेगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, द एंथर कंटेन्स सेपल्स, ओव्यूल्स, कार्पल्स एंड पॉलन ग्रेन्स। एंथर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एंथर में क्या क्या होगा? जितने मेल्स वाले प्लांट है तो उसमें पॉलन ग्रेन्स होगा, जर्म सेल्स होंगे, यही सारी चीजें होंगी ना, पर ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो एंथर है उसमें आपके पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ही होता है जो उड़ के आपके उसमें जाता है, एंथर से स्टिग्मा में जाएगा। क्लियर? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। वो जनरेशन से जो जनरेशन वो जाती है, जीन्स वो वेरिएशन, सबसे अच्छा वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वेरिएशन क्रिएट करता है प्रोजेनीज में, जबकि वो नहीं करता, डाइवर्स हैबिटेट को बना सकता है। और जबकि इसमें जो है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं आती है प्रोजेनी में, ठीक है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एडवांटेजियस होता है रादर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? आप एक अमीबा दूसरे अमीबा में डिफरेंस देख पाते हो? अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते भी तो आप एक अमीबा दूसरे अमीबा में नहीं देख पाओगे, दोनों आपको एक ही जैसे लिखेंगे, पेरेंट और डॉटर। क्यों दिखेंगे? बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कोई वेरिएशन ऑफ का ट्रांसफर नहीं होता एक जनरेशन दूसरे, मतलब प्रोजेनी, सीधे सीधे बोल दो, नो ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन और नो वेरिएशन ऑकरेंस इन द सेम प्रोजेनी में। क्लियर है? व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन द ह्यूमन बीइंग? अब टेस्टिस ह्यूमन बीइंग में क्या क्या फंक्शंस कर सकता है? पहली बात, वो जर्म सेल्स का प्रोडक्शन करेगा जिसे हम लोग स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। वो मेल रिप्रोडक्ट जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स में क्या होता है? ये हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, क्या क्या होता है बताओ? हाँ, तो इन टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस का काम होता है मेल जो सेक्स सेल्स होते हैं, जिसे या जर्म सेल्स भी हम लोग उसे कह सकते हैं, उनको प्रोडक्शन करना, यानी कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। फिर आप बोलोगे जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उनका भी प्रोडक्शन करता है,
टेस्टिस मैंने आपको बोला था कि एक बाहर की कवरिंग होती है, उसके भीतर आपका ये रहता है, उसके भीतर टेस्टिस रहता है, ठीक है। टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है और टेस्टिस का काम होता है कि आपके स्पर्म्स प्रोडक्शन का और आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन का, ठीक है। लेकिन इस कवरिंग को क्या कहते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम, याद रखना है, ठीक है। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर? बिकॉज फीमेल कैन प्रोड्यूस ओनली वन सिंगल ओव्यूम इन अ मंथ साइकिल, ठीक है। तो उसका मैच्योरेशन, वो पहले बनेगा, मैच्योर होगा, फिर डिस्ट्रॉय होकर निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में बनेगा, डिस्ट्रॉय, मैच्योर होगा, डिस्ट्रॉय होकर निकल जाएगा, एंड लिमिटेड, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है, मेल्स की लिमिटेड नहीं होती, और वो मिलियंस की संख्या में होती है, समझ रहे हो। सो दैट्स वाई मेंस्ट्रुएशन, जब एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, व्हेन द एम्ब्रॉय इज नॉट फॉर्मिंग, और आप बोलो कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं हुआ तो ये मैच्योर होके निकल गया, अगर ये मैच्योर होके फर्टिलाइज हो जाता तो वो यहीं पे रुक जाता, समझ रहे हो। और फर्टिलाइज होने के बाद फिर एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता, फीटस डेवलपमेंट होता। सो सिंस इट डजंट ऑकर फर्टिलाइजेशन, दैट्स वाई। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आए, कितने नंबर का आएगा उतना ही अमाउंट निकालना है आपको, ठीक है। उसमें उतने ही वर्ड्स डालना जितने नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर से ज़्यादा तो आएगा नहीं। अगर ये 3 नंबर का आएगा बेटा, तो जब भी आप ध्यान रखना कि आप लोग को जब भी 3 नंबर के क्वेश्चन आए तो कोशिश करना कि छोटा सा ही एक डायग्राम बना दो, अगर डायग्राम नहीं बना पा रहे तो फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है, 3 नंबर में। और बड़े 6 नंबर के क्वेश्चन आते तब तो सब कुछ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है? तो आप बोलोगे यूनिसेलुलर तो सिंगल सेल होते हैं, तो वो मोस्टली एसेक्सुअली करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे। मल्टीसेलुलर जो होते हैं वेरियस काइंड ऑफ फॉर्म्स को कर सकते हैं, वेरियस फंक्शंस करते हैं, इसलिए आप बोल सकते हो कि जो मल्टीसेलुलर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यही उनका बेसिक डिफरेंस है। सिंगल यूनिसेलुलर क्या करेंगे? एसेक्सुअल करेंगे। कुछ मल्टीसेलुलर्स भी होते हैं जिनमें कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर होंगे वो तो स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल ही करेंगे, क्लियर। उसके बाद देखो, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन एंड ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन कैसे स्टेबिलिटी को करता है? सीधी सी बात है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए के कॉपीज बनते हैं, जो कि आप बोलोगे जो अपने जितने भी इनहेरिटेंस होता है वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है ना, उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उनका जो इन्वायरमेंट में सारा जो उनका बायोडाइवर्सिटी है वो चीज़ बनी रहती है, ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो स्पीशीज़ में एक बैलेंस होता है, या नीचे में जो पर्टिकुलर नीचे में जो बैलेंस होता है, और एक जनरेशन दूसरे चीज़ से लिंक्ड अप होती है, ये सारे के सारे चीज़ें आपकी जो रिप्रोडक्शन है वो उस चीज़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बना के लिखनी पड़ती है, डोंट वरी, हम आप सबको सेंड कर देंगे। व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? ऑब्वियस ही बात है, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, साथ ही साथ आपका अगर फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज को कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या होगा? पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, और साथ ही साथ जो एसटीडीज़ है, एसटीडीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अपनाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दीज आर, ये आपके 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आएंगे। इसके बाद चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ वेरिएशंस प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। अच्छा, वेरिएशंस आउटकम का नहीं है, क्या है? बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू हीट, डिफरेंट कलर ऑफ आइज, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स, और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ये थोड़ा ना वेरिएशन से आता है। ये वाला आता है क्या? नहीं, नहीं, ये तो वेरिएशन से आता नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एंड जीन्स। किस में होंगे? जीन्स में होंगे, सीधी सी बात ये तो, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रेजेंट इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, हैविंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, हैविंग क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। क्या हो सकता है बताओ? हेलो, ये हाँ थर्ड हाँ वाला ना? हाँ, थर्ड वाला। देखो मैंने आपको पहले भी आपको क्लास में बताया होगा, जो सेल डिवीजन होता है
सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। अब ये जो आपका जाइगोट फॉर्मेशन हुआ और जो इनिशियल प्रोसीजर होता है वो इस प्रोसेस से होता है, और ये सिर्फ सेल डिवीजन करके वो पूरा का पूरा ऑर्गन और आकार देता है बेटा, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हाफिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है? हाफिंग होती है। तो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और थोड़ा दिमाग लगाइए, क्लास 9th में बताया जाता है, ठीक है। इनका जो रिमेन्स कांस्टेंट स्पीशीज होने का कारण ही यही है क्योंकि इनमें हाफिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि 23 बेटा इससे आ रहा है, मेल से आ रहा है, 23 आपको फीमेल से आएगा, दोनों मिलकर कितना बना देगा? 46 बना देगा। हमें चाहिए नहीं 46, हमें तो सिर्फ 23 ही चाहिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आज जैसे कह रहे हो स्कॉलर्स हैं। तो सी अब इसमें क्या है कि कॉन्ट्रासेप्शंस के डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है। बैरियर मेथड, जैसे हम लोग फिजिकल मेथड भी की बुक में आपको मिल जाएगा, हार्मोनल मेथड भी मिल जाएगा, और केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। सबसे अच्छा सर्जिकल मेथड जो होता है कि वो क्या कहता है, हमने बोला फैलोपियन ट्यूब, और उधर जो टेस्टिस से जो सेमाइनल फ्लूइड निकलता है, स्पर्म्स निकलते हैं, सॉरी, वो स्पर्म्स के रास्ते में ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये दोनों तो सर्जिकल मेथड्स हो गए। देखो इसमें लिखा भी, इन मेल स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट इज कट, द सर्जिकल मेथड, द कट एंड्स एंड टाइड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम द कमिंग आउट। और फीमेल्स में क्या करते हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज कट एंड टाइड टू प्रिवेंट द एग फ्रॉम एंटरिंग द ओविडक्ट, ठीक है। अब केमिकल मेथड में वेरियस किस्म के पिल्स लिए जाते हैं, जैसे वेजाइनल पिल्स हो गया, जो कि स्पर्मिसाइड्स होते हैं, जो स्पर्म्स को मार ही देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे पिल्स होते हैं कि वो वर्क ही नहीं करने देते। तो दीज आर योर केमिकल मेथड्स। इंजेक्शन होते हैं, 10-10 साल के इंजेक्शन होते हैं, 5 साल के इंजेक्शन होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे। फिर हार्मोनल मेथड्स में क्या होते हैं? पिल, वही हार्मोनल पिल्स आते हैं, ठीक है, और ये रिलीज नहीं होने देते, प्रिवेंट करते हैं ओव्यूम को रिलीज होने में। फिर बैरियर मेथड में आप बैरियर मेथड में जो ये आप एक पतला सा डायफ्राम होता है, या आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हो, ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर मेथड्स होते हैं। एक तो इससे आपका स्पर्म्स एग से मीट कर ही नहीं पाता है, और दूसरा ये एक आपके एसटीडी से होने से भी बचाता है। ऑल्दो इट इज कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ऑल्सो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, बट इट वर्क्स इन योर एसटीडी, ट्रांसफर ऑफ एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ओके।